दिल्ली की वो रात किसी आम रात जैसी नहीं थी। साउथ ब्लॉक की उस तंग गली में जहां पत्तों की सरसराहट तक सुनाई देती है, एक काली एम्बेसडर गाड़ी बिना किसी आवाज के रुकी। ना सायरन, ना एस्कॉर्ट, ना कोई तामझाम। बस एक आदमी उतरा। सफेद कुर्ता, गहरी नजरें और चेहरे पर वो भाव जो तब होता है जब कोई इंसान जिंदगी की सबसे बड़ी चाल चलने वाला हो। वो इंसान थे अजीत डोवाल, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एक ऐसा नाम जो इंटेलिजेंस की दुनिया में उसी तरह बोला जाता है जैसे कोई किसी दरगाह पर माथा टेक कर कोई नाम लेता है। उस रात से कुछ घंटे पहले दोपहर 3:18 पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक ऐसा धमाका हुआ था जिसने पूरे हिंदुस्तान की जमीन हिला दी थी। सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर एक सुइसाइड बॉम्बर ने हमला किया था और 40 जवान शहीद हो गए थे। पूरा देश सोगवार था, गुस्से में था। और उसी गुस्से के बीच साउथ ब्लॉक के एक कमरे में अजीत डोवाल के सामने एक फाइल रखी गई थी जिसके पहले पन्ने पर लिखा था ऑपरेशन एक्स, क्लासिफाइड, आईज ओनली। उस क्लासिफाइड फाइल में क्या था? इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का एक ऐसा जाल जो पुलवामा से शुरू होकर कराची तक जाता था और वहां से एक नाम तक पहुंचता था जो दशकों से इंडिया का सबसे बड़ा नाइटमेयर रहा है, दाऊद इब्राहिम कास्कर। मुंबई का वो लड़का जो कभी डोंगरी की गलियों में छोटे मोटे काम करता था, आज एक ऐसे एम्पायर का बॉस था जिसकी टेंटिकल्स पाकिस्तान की आईएसआई, अफगानिस्तान के ड्रग लॉर्ड्स और मिडिल ईस्ट के हवाला नेटवर्क्स तक फैली हुई थी। पुलवामा की प्लानिंग में डी कंपनी का पैसा लगा था। ये रॉ इंटेलिजेंस था, अनवेरिफाइड था, लेकिन इतना कंसिस्टेंट था कि इग्नोर करना मुमकिन नहीं था। दिल्ली के एक और हिस्से में, निजामुद्दीन की उन तंग गलियों में जहां हर चेहरे पर हजार जिंदगियां लिखी होती हैं, एक आदमी अपने मोबाइल फोन को बार बार देख रहा था। उसका नाम था रफीक मेमन। दिखने में एक साधारण क्लॉथ मर्चेंट, लेकिन असल में डी कंपनी का सबसे भरोसेमंद कुरियर नेटवर्क का हिस्सा। उसके वोन लेदर बैग में कपड़े के सैंपल्स नहीं थे, उसमें एक एन्क्रिप्टेड फोन था, कुछ कैश था और एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो अगर सही हाथों तक पहुंच जाती तो शायद इंडिया की हिस्ट्री कुछ और होती। लेकिन उस रात रफीक नहीं जानता था कि जिस शैडो में वो छुपकर चल रहा था, उस शैडो में एक और इंसान था जिसका कोड नेम था शिकारी। रॉ का वो फील्ड ऑपरेटिव जिसकी असली आइडेंटिटी आज भी किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती, रफीक के पीछे था पिछले 3 हफ्तों से। क्राउडेड मार्केट्स में, मॉस्क की आखिरी सफ में, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर वो रफीक की हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा था, उसके हर कॉन्टैक्ट को नोट कर रहा था। और जो पैटर्न उभर कर आया था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रफीक एक रिले था। वो मैसेजेस कैरी करता था उन लोगों तक जो डायरेक्ट कांटेक्ट से बचते थे, और उन मैसेजेस की चेन जब शिकारी ने रिवर्स इंजीनियर की तो वो एक एड्रेस पर जाकर रुकी। कराची का वो इलाका जहां ऑफिशियली दाऊद इब्राहिम रहता नहीं, लेकिन अनऑफिशियली उसकी हर सांस वहीं से आती है। 15 फरवरी की सुबह, रात के धुंधलके और सुबह की रोशनी के उस 2.5 घंटे के बीच जब दिल्ली सोती है, साउथ ब्लॉक के उस कमरे में अचानक 3 और लोग आए। कैबिनेट सेक्रेटरी, रॉ चीफ और एक ऐसा चेहरा जो मीडिया में कभी नहीं आता लेकिन हर बड़े डिसीजन में होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रात को ही ब्रीफ किया जा चुका था और उन्होंने एक ही बात कही थी, जो करना हो करो, लेकिन इंडिया को फिर रोना नहीं पड़ना चाहिए। ये ऑर्डर था, ये परमिशन थी और ये प्रेशर भी था। डोवल के सामने अब सिर्फ एक सवाल था, ऑपरेशन एक्स को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ऑपरेशन एक्स दरअसल सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, ये एक मल्टी लेयर्ड प्लान था जिसमें इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी, साइबर वॉरफेयर और ग्राउंड ऑपरेशन सब एक साथ चलने थे। इसका पहला फेज था रफीक मेमन को आइसोलेट करना। उसे अरेस्ट नहीं करना था, बल्कि उसके नेटवर्क को इंटैक्ट रखते हुए उसके थ्रू एक ऐसा मैसेज पाकिस्तान तक पहुंचाना था जो डी कंपनी को यह बिलीव करवाए कि उनका दिल्ली ऑपरेशन सेफ है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था, एक जाल जो दिखने में खुला लगे लेकिन अंदर से बंद हो। और इस जाल को बुनने के लिए शिकारी को एक काम दिया गया जो आज तक ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया गया। निजामुद्दीन की उन गलियों में उस रात एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। रफीक मेमन अपनी उसी वॉन लेदर बैग को कंधे पर लटकाए एक चाय की दुकान के बाहर खड़ा था। मोबाइल स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी।
उसे नहीं पता था कि उससे 30 कदम की दूरी पर एक आदमी एक अखबार के पीछे छुपा उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा था। शिकारी वहां था और आज रात उसे वो काम करना था जिसके लिए उसे ट्रेन किया गया था। एक ऐसा झूठ बोलना जो इतना परफेक्ट हो कि सच लगे। रॉ की प्लानिंग के मुताबिक शिकारी को रफीक के नेटवर्क में एक फैब्रिकेटेड मैसेज इंजेक्ट करनी थी। वो मैसेज ये थी कि दिल्ली में डी कंपनी का अगला ऑपरेशन तैयार है। एक फेक सेफ हाउस का एड्रेस, एक फेक कुरियर शेड्यूल और एक फेक डेडलाइन। ये डिसइंफॉर्मेशन था, केयरफुली क्राफ्टेड, स्ट्रेटेजिकली टाइम्ड। इस मैसेज का मकसद था दाऊद इब्राहिम के कराची नेटवर्क को यह बिलीव करवाना कि उनकी दिल्ली पाइपलाइन अभी भी सिक्योर है, ताकि वो अपनी असली लोकेशंस और कॉन्टैक्ट्स को हाइड करने की कोशिश ना करें। और जब तक दाऊद को यह एहसास होता कि यह एक ट्रैप था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती। कराची के उस इलाके में जहां ऑफिशियली कोई नहीं रहता, लेकिन अनऑफिशियली हर कोई जानता है, दाऊद इब्राहिम उस रात बेचैन था। पुलवामा के बाद इंडिया का रिएक्शन उसकी उम्मीद से ज्यादा अग्रेसिव था। पाकिस्तान की आईएसआई ने उसे अश्योर किया था कि इंडिया कुछ नहीं करेगा, डिप्लोमैटिक प्रेशर आएगा, यूएन में स्पीचेस होंगी और फिर सब ठंडा हो जाएगा। लेकिन दाऊद ने बहुत जिंदगियां देखी थीं, बहुत गेम्स खेले थे और उसकी गट फील कह रही थी कि इस बार कुछ अलग है। दिल्ली से आई वो मैसेज उसने पढ़ी, सेफ हाउस कंफर्म हुआ, कुरियर शेड्यूल मिल गया और उसकी बेचैनी थोड़ी कम हुई। यही वो मोमेंट था जब ट्रैप पूरी तरह बंद हो गया था। 20 फरवरी की दोपहर साउथ ब्लॉक में डोवाल के सामने एक नई रिपोर्ट थी। कराची के उस नेटवर्क ने रिएक्ट किया था। आईएसआई के 2 हैंडलर्स ने अपनी लोकेशन शिफ्ट की थी और वो शिफ्ट एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में थी जहां इंडियन इंटेलिजेंस चाहती थी। इसका मतलब था कि वो मॉनिटर्ड चैनल पर आ गए थे। ये एक इंटेलिजेंस कू था, बिना किसी गोली के, बिना किसी बॉर्डर क्रॉसिंग के। डोवाल ने वो रिपोर्ट पढ़ी, फाइल बंद की और बस इतना कहा, फेज 2 शुरू करो। फेज 2 का मतलब था बालाकोट। 26 फरवरी 2019 की वो रात जो इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। रात के ठीक 3:30 पर इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 जेट्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार की। ये पहली बार था जब 1971 के बाद इंडिया ने पाकिस्तान की एक्चुअल टेरिटरी के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और वो भी इतनी प्रिसीजन के साथ, इतनी स्पीड के साथ कि पाकिस्तान को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। बालाकोट के जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर बॉम्ब्स गिरे और पूरी दुनिया सुबह उठकर यह खबर सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जो लोग ऑपरेशन एक्स के बारे में जानते थे, वो जानते थे कि यह अचानक नहीं हुआ था। ये एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड सीक्वेंस का आखिरी मूव था। रफीक मेमन को उसी रात क्वाइटली डिटेन किया गया, निजामुद्दीन के उस चाय स्टॉल से 3 गलियां आगे। कोई एनकाउंटर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक प्लेन क्लोथ्स टीम, एक वैन और एक खामोश रात। उसके लेदर बैग से जो चीजें निकली वो आज तक क्लासिफाइड है, लेकिन जो लोग उस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे वो कहते हैं कि उस बैग ने डी कंपनी के कम से कम 7 एक्टिव इंडियन एसेट्स को एक्सपोज किया। 7 लोग जो आम नागरिकों की तरह जी रहे थे और एक दूसरी जिंदगी भी जी रहे थे। दाऊद इब्राहिम को जब बालाकोट स्ट्राइक की खबर मिली, उस वक्त वो अपने उस कमरे में था जहां वो ऑफिशियली नहीं रहता। उसके चेहरे पर क्या भाव आए ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगले 72 घंटों में उसने अपनी 3 लोकेशंस चेंज की, 2 कम्युनिकेशन चैनल्स बंद कर दिए और अपने सबसे करीबी आदमी को कराची से बाहर भेज दिया। ये पैनिक था, एक ऐसे आदमी की पैनिक जो डेकेड से ये मानता आया था कि वो अनटचेबल है। लेकिन ऑपरेशन एक्स ने उसे ये एहसास दिला दिया था कि इंडिया की इंटेलिजेंस उसके घर की दीवारों तक पहुंच सकती है, बिना दरवाजा तोड़े, बिना कोई आवाज किए। अजीत डोवाल उस रात फिर उसी काली एम्बेसडर में बैठे थे, साउथ ब्लॉक से निकलते हुए। वही सफेद कुर्ता, वही गहरी नजरें, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर कुछ था जो कम ही दिखता है, एक बेहद हल्की, बेहद संयमित सी संतुष्टि। वो संतुष्टि जो किसी ऐसे इंसान के चेहरे पर आती है जिसने एक बहुत लंबी, बहुत खामोश लड़ाई जीती हो। गाड़ी अंधेरे में मिल गई और ऑपरेशन एक्स ऑफिशियली कभी हुआ ही नहीं। लेकिन कुछ सवाल आज भी बाकी हैं। शिकारी कहां है आज? उसकी आइडेंटिटी क्या थी? वो 7 एसेट्स जो रफीक की बैग से एक्सपोज हुए, उनका क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, दाऊद इब्राहिम जो आज भी पाकिस्तान की किसी गली में सांस ले रहा है,
क्या ऑपरेशन एक्स उसके लिए बस एक वार्निंग था, या ये एक बड़े गेम का पहला मूव था? इतिहास की किताबें खामोश हैं, इंटेलिजेंस फाइल्स सील्ड है, और साउथ ब्लॉक की वो तंग गली जहां एक रात एक काली एम्बेसडर रुकी थी, वो आज भी उतनी ही खामोश है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था।